मैं गद्दार कहता हूं उन्हें, जिन्होंने अपनी विरासत बचाने के लिए देश को बलिदान कर दिया, देश को गुलाम कर दिया। और आज भी रामजीलाल सुमन के बयान पर आपके बयान में तो कोई फर्क ही नहीं है। नहीं, फर्क क्यों होगा? सच्चाई है, फर्क का क्या मतलब रहेगा जी? जो सच्चाई है, सच्चाई तो खुलनी चाहिए नहीं। उसने देख लिया चारों तरफ इनमें तो आपस में लड़ रहे हैं, तो भाई भाई लड़ रहे, वो भाई भाई नहीं लड़ रहे थे। राणा सांगा भाई भाई खुद लड़ाई लड़ रहे थे आपस में। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर या टिप्पणी करने पर जिस तरह के विरोधाभास के सवाल देश भर से निकल कर आ रहे हैं, चाहे उनके घर पे हमला करने का मामला रहा हो या तमाम तरह का विरोध दर्ज कराने का मामला रहा हो, वहीं साथ साथ प्रतीक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह का कहना है कि जहां रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार किया है, गद्दार बोला है, वही वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि परिस्थिति रही होंगी और बाबर को बुलाया होगा राणा सांगा ने, ऐसा इनका कहना है। आखिर इस बयान को क्यों बोल दिया, आखिर वजह क्या रही है? क्या रामजीलाल के सुर में सुर मिला रहे हैं वीरेंद्र सिंह जो प्रतीक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं? इस बयान में अपनी हाँ में हाँ मिलाकर आखिर वजह क्या है? वीरेंद्र सिंह गुर्जर जीडी न्यूज के साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तमाम मामले का जो विश्लेषण किया जाएगा। आखिर सुर में सुर क्यों मिला दिया वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने रामजीलाल सुमन के सुर में? आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने तो सुर मिला दिया रामजीलाल के सुर में। उन्होंने बोला कि गद्दार था, बाबर को देश में बुलाया था लड़ाई लड़ने के लिए, सत्ता से बदखल करने के लिए। क्या वजह रही है? क्या पॉपुलैरिटी पाना चाहते रामजीलाल के सुर में सुर मिलाकर आप? इब्राहिम लोधी को हटवाना चाहते थे यहां से? देखिए अनुज प्रताप सिंह जी, बड़ा ही दुर्भाग्य है देश का हमारा, और बड़ा ही दुर्भाग्य यह है जो चौथा स्तंभ है हमारा, आप लोग। आप असली बात पर ना जाके उस बात को घुमा फिरा के इस तरह से करते हो। आपने कहा पब्लिसिटी के लिए बोल रहे आप, या फिर रामजीलाल सुमन जी की सपोर्ट में आप खड़े हुए हैं। मैं सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही हौसलेदार जरूर कहूँगा। और मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो समाजवादी का नेता है, सांसद समाजवादी का है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। चाहे रामजीलाल सांसद जी हो, चाहे नंदकिशोर गुर्जर जी हो, वो भाजपा के लीडर हैं। आज उन्होंने जिस तरह से भाजपा की पोल खोलने का काम किया, वो भी एक बहादुरी बात है। सच्चाई खोलने का काम किया रामजीलाल सुमन जी ने, एक सच्चाई खोल ली है देश के सामने। तो अब बात आगे बढ़ गई, इससे इस पे मंथन करना पड़ेगा। मैं पहले भी इस बात को कहा है कि देश मतलब गद्दार कहना चाहिए, सच्चाई खोलना। आप मीडिया पे तो उंगली उठा रहे हैं, साथ साथ इस बात को पोषकता दे रहे हैं कि गद्दार कहेंगे उन महापुरुषों को, तो सच्चाई खोली जा रही है। आप उसे गद्दार कहें या मैंने नहीं बोला, रामजीलाल सुमन बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं देश इसका निर्णय करेगा। आज समय उसका निर्णय करेगा कि वाकई राणा सांगा जी बहुत बहादुर थे, ताकतवर थे, लड़ाई लड़ी है उन्होंने, लेकिन बाबर का देश माना और 700 साल हमारा गुलाम रहा देश, ये तो हकीकत है। या मानते हैं इस बात को? 700 साल, 700 आक्रांतों के 200 हाँ अंग्रेजों के। 700 तो मुगलों के गुलाम रहे हम, और 200 अंग्रेजों के गुलाम रहे, ये तो मान लोगे? तो इस पे हमें जाना है, आखिर गुलाम हम क्यों बने? एक बार हमारा देश वो देश था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और चीन ने भी हमारे सम्राटों के डर से दीवार खड़ी कर ली थी। चीन इतना द ग्रेट वॉर ऑफ चाइना। हाँ,
इतना बड़ा साम्राज्य हमारे देश में रहा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि चाइना भैया भय खाता था आपके देश से, हमारे पूरी देश दुनिया भय खाती थी, पूरी दुनिया हमारे साम्राज्यों, राजाओं, सम्राटों के डर से। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के कार्यकाल में हिम्मत नहीं पड़ी कोई इधर को देख ले। आज हम ऐसी क्या स्थिति हमारे सामने हुई है, ये विषय तो उठाया रामजी लाल सुमन जी ने, विषय उठाया तो हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए उनके विषय को, क्योंकि देश तो गुलाम रहा है, ये तो सच्चाई है। और देश तब गुलाम हुआ है जब बाबर यहां घुसा, मुगल तब आए, ये भी सच्चाई है। और अगर राणा सांगा जी इतने बहादुर थे, हमारा साम्राज्य, हमारे सम्राट इतने बहादुर थे, तो सबसे पहले उसे बाबर को रोकना चाहिए था। यहाँ लड़ाई चल रही थी, अलग चल रही थी, बाबर को रोकना चाहिए था, उसने नहीं रोका। तो इसका मतलब है उसकी कहीं ना कहीं मनसा थी कि आवे हो, ये तो सच्चाई है। बुलाना था या मनसा थी? बुलाया गया था या मनसा थी? बुलाया गया, ये सच्चाई है। राणा सांगा जी के द्वारा? राणा सांगा जी ने उसको बुलाया और बुला के उसको निमंत्रण देकर बुलाया, क्योंकि लुटेरे थे। तैमूर लंग, बाबर, ये सब लुटेरे थे उस टाइम लुटेरे थे वो। तैमूर लंग को भी यहाँ से भगाया, मीर भोज राम प्यारी गुजरी के द्वारा भगाया गया, लुटेरा था, भाग गया, पीट पीट कर भगाया। इसको भी जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास को खंगाल कर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राणा सांगा जी की वह कमी थी, गलत किया था, ये तो मैं मानता हूँ। मतलब रामजी लाल सुमन जी के बयान को आप तो पोषकता दे रहे हैं, वही उन्होंने बोला हो या बोल रहे हैं? क्यों ना दे ये बताओ मुझे, क्यों ना दे? बाबर दो तरह के विचार आ रहे हैं देश में अब जाए। एक तरह का विचार वो आ रहा है कि जय जो रामजी लाल के सुमन के साथ में जय खड़ा होकर कहना या ऐसा कबूलता है कि जय बुलाया गया था, गद्दार जैसे शब्द उन्होंने संबोधित किया है, हालांकि हम उन शब्दों से कोई वास्ता नहीं रखते। दूसरा विचार ये है कि जय राणा सांगा जय महापुरुष थे, लड़ाइयाँ लड़ी है और अपने शरीर को भी क्षति पहुंचाई है, तमाम तरीके से देश के लिए लड़ाई लड़ी, स्वाभिमान के लिए लड़ी है। मैं गद्दार उनको नहीं कह सकता। उस टाइम सभी राजा रजवाड़े जितने थे अपने राज्य के लिए, अपने शासन के लिए, अपनी विरासत को की लड़ाई लड़ रहे थे। रियासतों की लड़ाई थी। हाँ, वो ना हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी उस टाइम, ना कोई इस तरह की लड़ाई थी। मैं गद्दार इसलिए नहीं कह सकता कि उनकी मंशा यह थी कि बाबर यहाँ आवेगा और दिल्ली पर चढ़ाई करेगा और उसको वहां से खत्म करेगा और तुम फिर खुद काबिज हो जाइए इस पर। उसका उल्टा हो गया, सहयोग लिया गया। आप ये सहयोग लिया गया, उल्टा हो गया उससे। और उल्टा होने का काम ये रहा है कि हमारा देश 900 साल गुलाम रहा। अब बाबर यहीं को होकर रह गया। अरे उसने देख लिया चारों तरफ इनमें तो आपस में लड़ रहे हैं, तो भाई भाई लड़ रहे, वो भाई भाई नहीं लड़ रहे थे। राणा सांगा भाई भाई खुद लड़ाई लड़ रहे थे आपस में, अपनी विरासत की, अपने बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसने देख लिया तो कमजोर लोग हैं यहाँ, तो वो यहीं कहीं रह गए, वो उस पर हमला करना, वो उस पर हमला करना। वीरेंद्र सिंह जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारत देश से भय में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कमजोर लोग थे यहाँ पे। वो ही तो आपके बयान में फर्क आ रहा है, दोनों बयान में दोनों अलग अलग ट्रैक पे आ रहे हैं आप। नहीं, एक तरफ तो भय खाने वाली बात कर रहे हैं हिंदुस्तानियों से, बाहर के लोग, चाइना जैसे लोग जो है भय खाते थे। दूसरा आप कह रहे हैं कि जब बाबर आया उसने देखा कि यहाँ तो कमजोर लोग। बाबर से पहले यहाँ पृथ्वीराज चौहान को खत्म कर दिया था। बाबर से पहले मोहम्मद गोरी आया यहाँ, जयचंद लेकर आया उसको, और यहाँ मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को खत्म कराया। उस टाइम यहाँ हमारा देश कमजोर वहां से शुरू हो गया। ये तो सच्चाई है। उस टाइम हमारा देश कमजोर हो गया और वहां फिर नीति दूसरी शुरू होगी। फिर चापलूसों का नंबर आया, जो चापलूसी करते रहे, जो चापलूसी करी है उन लोगों के तलवे चाटने का काम किया है, अपनी विरासत, अपना साम्राज्य, अपना सम्मान बचाने के लिए वो लोग उनसे मिल गए और देश को बर्बाद कराया। 700 साल मुगलों के गुलाम रहे और फिर 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। आज मैं आप चापलूसी कह रहे हो या ये चाणक्य नीति कह सकते हैं? चाणक्य नीति है यार,
चाणक्य नीति तो हुआ थी जब चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सियासत और अपनी विरासत और अपनी रियासत को बचाने के लिए आदमी नीति का तो प्रयोग करता ही है ना। वो टाइम था चाणक्य नीति उसको कहो, जो देश की लड़ाई लड़ रहे थे वो थी चाणक्य नीति। ये लड़ रहे थे अपनी विरासत बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए, अपना साम्राज्य छोटा मोटा जो राज्य था उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। वो देश बचाने कहाँ लड़ रहे थे? तो इन्हें क्या कहोगे आप? जो अपने आप को अपनी छोटी सी रियासत को बचाने के लिए इस देश को बर्बाद करने पर लग गए, उसे गद्दार नहीं कहोगे, क्या कहोगे आप? मैं गद्दार कहता हूं उन्हें, जिन्होंने अपनी विरासत बचाने के लिए देश को बलिदान कर दिया, देश को गुलाम कर दिया। और आज भी रामजीलाल सुमन के बयान पर आपके बयान में तो कोई फर्क ही नहीं है। नहीं, फर्क क्यों होगा? सच्चाई है, फर्क का क्या मतलब रहेगा जी? जो सच्चाई है, सच्चाई तो खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी? आप ये बताओ, जो हमारा देश 900 साल गुलाम रहा है उसकी सच्चाई खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए। खुली हमें आगे प्रगति को जाना चाहिए, विकास की, विज्ञान की बात करनी चाहिए, अपने युवाओं की बात करनी चाहिए, विकसित भारत की बात करनी चाहिए, या इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने चाहिए, इतिहास कंगालना चाहिए? मैं भी यही कह रहा हूँ, या तो गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। क्या स्थिति रही उस टाइम, क्या पोजीशन रही है? आपने भी सीधा बोल दिया, रामजीलाल सुमन ने भी सीधा बोल दिया। हो सकता है परिस्थिति अनुसार क्या स्थिति रही होगी, ये तो इतिहास के ग्रंथ में छिपा पड़ा है। मैं तो अब भी यही बात कह रहा हूँ, आपके माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, अब भी देश को बैठना चाहिए और बैठ के इस पर विचार करना चाहिए। और विचार भी कब होना चाहिए? देखो, और बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जो हैं, आप लोगों के अब ऊपर है ये देश को बचाने का। जो मीडिया है, आप पत्रकार हैं, आप देश को बचा भी सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। वो सारा काम आप लोग कर रहे हैं। जहां देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, आप डिबेट कर रहे हैं। वहां एक तरफ मुस्लिम धर्म के गुरु को बैठा दोगे, एक तरफ हिंदू के धर्म को बैठा दोगे। वहां हिंदू मुसलमान का लड़ाई लड़ा रहे आप अपनी अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। विकास की बात करते नहीं, देश कहाँ जा रहा हमारा वो बात करते नहीं। अरे जो धर्म का गुरु है, चाहे हिंदू का धर्म का गुरु है, मंदिर में जाकर डिबेट करो ना आप उससे। जो मुस्लिम धर्म का गुरु है उसमें मस्जिद में जाकर डिबेट करो। आप वहां कर रहे, इतना बुरा हाल हो गया इस देश का, बर्बाद कर धर दिया आप लोगों ने। कहाँ क्या क्या रहे आप लोग, क्यों कर रहे डिबेट? विजेंद्र सिंह बताएंगे क्या करना है मीडिया को। नहीं, मीडिया को देश, देखो मीडिया आसान हो गया, मीडिया पर उंगली उठाना ये तो बहुत आसान हो गया, सबके सामने है जी। एक बार भी हमने तो विकास की बात सुनी नहीं मीडिया के माध्यम से। जो मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं वहां जाकर, जो प्रवक्ता बैठ रहे पार्टियों के, विकास की बात ना करके सीधा उठा लें हिंदू मुसलमान। अरे ये तो देखो, संविधान ने सब धर्मों को आज़ादी दी है देश में। अगर आप हिंदू मुसलमान पर लड़ोगे, धर्म तो और भी है यहाँ, बौद्धिस्ट धर्म है यहाँ, सिख धर्म यहाँ है, ईसाई धर्म यहाँ है, और जैन धर्म यहाँ है। वो भी तो धर्म है, कल को वो भी लड़ेंगे अपनी लड़ाई। कहाँ जाएगा देश? क्या चाह रहे हैं देश को? इससे तो अच्छा ये था जब देश का बंटवारा हुआ, जब हिंदू राष्ट्र बना लेते छोटा सा। जितने हिंदू थे उतने हिंदू। मनसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारी मंशा तो अखंड भारत की मंशा है, सब अखंड भारत को एक करना है। अगर हमारी पार्टी का कुछ ताकत बनती है तो हम तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी हमारे थे उसको बनना चाहिए वहां। मेरी मंशा तो ये भी है। एक और दीवार खड़ी कराना चाहते हैं चाइना पे। दीवार खड़ी नहीं, चाइना तो अलग हो गया। नहीं, जैसे पहले खड़ी हुई थी, जैसे पहले हम लोग विकसित थे, मजबूत थे, होना चाहिए, चाइना डर गया था। होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हमें डिबेट पे वहां हिंदू मुसलमान की धर्म की बात ना करके हमारे राष्ट्र की ताकत की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, किसान की बात करनी चाहिए। और वो कैसे होगा? जब आपके बड़े पदों पर, मुख्यमंत्री पदों पर भगवा धारक बैठ जाएंगे, जो भगवा धारण करके जो वहां मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात। अभी तक तो उनकी शादी थी आप, अभी तक तो भगवा धारण की शादी थी आप। उनकी साथ जय भी बोल रहे थे, नारे भी लगा रहे थे। उनकी साथ में नहीं था, मैं राष्ट्र के साथ था। तब कट्टरवाद के खिलाफ था, आज भी मैं कट्टरवाद के खिलाफ हूँ। कट्टरवाद में चाहे मुस्लिम कट्टरवाद हो,
चाहे हिंदू कट्टरवाद हो, मैं राष्ट्रवादी हूँ, पर तब भी राष्ट्रवादी रहा। हमें राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म को मानना चाहिए। अगर हिंदू धर्म की बात है तो मंदिरों में जाकर अपने धर्म को पूजो, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम मस्जिद में जाकर पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देश को चलाने के लिए वहां धार्मिक बात करोगे तो वो तो देश चलने का सवाल ही नहीं। गुजर साहब, जैसा आप कह रहे हैं मीडिया पे सीधा सीधा आपने जहाँ उंगली उठा दिया, टारगेट आप मीडिया को कर रहे हैं, लेकिन सियासी दल किसी जबान में किसी भाषा में बात बोले, कोई आपत्ति नहीं है आपको? कौन सा सियासी दल ऐसा है जो सोचे ये हिंदू मुस्लिम का गेम नहीं खेल रहा है? गलत है वो। नहीं, ये मीडिया खेल रही है क्या? नहीं, मीडिया तो वो दिखा रही है जो सामने आ रहा है। आपने अभी मेरे से सिर्फ वही लेके ना, आपने अभी मेरे से सीधी भाषा में कहा कि राणा सांगा जी ने और रामजी लाल सुमन जी ने जो किया है, आपको क्या मतलब है इससे, आपका क्या रुख है इसमें, यही कहा। उनके बयान को आपने कहा कि कहने की लगता है कि भाई आप भी नई पार्टी चला रहे हो सकता है कुछ आपको आपने यही तो सवाल, कोई 4% मिल जाए इससे। आपने यही सवाल किया, आपने ये मेरे सवाल नहीं किया कि आपकी पार्टी रोजगार पे, विकास पे, साहब वो अलग मुद्दे हैं, वो अलग मुद्दे हैं। आपने एक बयान दिया है राणा सांगा जी को रामजी लाल सुमन का अभद्र टिप्पणी जो रामजी लाल सुमन की आई है राणा सांगा जी पे, आपने उस टिप्पणी में अपनी हाँ में हाँ मिलाई है। ये एक विषय अलग है, वो विषय अलग है। अरे भाई उस विषय को तो उठाना चाहिए। मना किसने किया? हम तो उठाते हैं। आपने तो सीधी भाषा कर दी कि रामजी लाल ने और राणा सांगा जी पे आज क्या कह रहे हैं, आपने यही कहा। उसका जवाब मैं दे दिया आपको, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। इससे देश नहीं चलने वाला। और इतिहास को हमें ये देखना चाहिए कि 900 साल हमारा देश गुलाम क्यों रहा और किसके कारण रहा। क्या जिनके कारण हमारा देश गुलाम रहा है उनका नाम आना चाहिए? गुलाम इनके वजह से रहा। और जो देश के लिए बलिदान हुए हैं, खपा हो गए, पूरे फना हो गए, उनका भी नाम आना चाहिए। ये देश के लिए बलिदान हुए, ये देश के गद्दार हैं, वो खुल लगा आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कह रहा, फिर कह रहा इस बात को, जो लोग रामजी लाल की जबान काटने की बात कर रहे हैं, जबान काटने की बात कर रहे हैं, जीभ काटने की बात कर रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांकें और हर चीज को पर्दा करके बिल्कुल खोल कर किताब ये देख लो कौन कौन किसने देश के लिए गद्दारी की है, किसने देश के लिए बलिदान दिया है, वो खुल का हो। वो चाहे मेरा सगा हो कोई, अगर उसने देश के लिए गद्दारी करी है तो उसे गद्दार कहने का देश को आज़ादी है, गद्दार कहना चाहिए। और जो देश के लिए आज भी गद्दारी कर रहे हैं, आज भी गद्दारी कर रहे हैं, कुल 75 साल देश को आज़ाद हुए, 75 साल, आज ऐसी हालात पैदा हो गए देश में यहाँ कि जैसे अंग्रेजों का शासन था, वही तानाशाही, वही गुंडागर्दी, वही महिलाओं का उत्पीड़न, वही हाल कर दिया। और वो आपके सामने नंद किशोर गुर्जर भले ही भाजपा का है, लेकिन सारी चीज कह दी उसने। ये कहा है कि भाजपा का सरकार ऐसी सरकार है, ऐसी ना तो कोई आई, ऐसी भ्रष्ट सरकार है, तानाशाही सरकार है, जिसमें गांव की रक्षा करने के बजाय हजारों टन गांव का मीट सप्लाई हो रहा, यहाँ गाय सप्लाई हो रही विदेशों में, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा, यहाँ प्रशासन तानाशाही कर रहा, ये सब सामने आ गया। हमें 75 साल में भी ऐसा लग रहा है कि हम देश में गुलाम हैं। आज भी वंचित और शोषित समाज, उन्हें यही नहीं पता लगा आज तक भी कि हम आज़ाद हो गए या नहीं हो गए। ऐसे ऐसे लोग हैं, ना उन पर शिक्षा है, ना रोजगार है, ना खाने को है, वो उसी हालत में है जिस हालत में अंग्रेजों के काल में रहे, मुगलों के काल में रहे। क्यों भाई, उस पर क्यों डिबेट नहीं होनी चाहिए? संविधान के मायने क्यों नहीं बोलना चाहिए? संविधान के मायने नहीं आजाद भारत में। कोई संविधान तो देश संविधान से, बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान से क्या देश नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। कोई वही जुगा तो तानाशाही चल रही, उल्टी पर टांग दिया। तो अगर वो चलता तो संविधान में सभी धर्मों का सम्मान है, तानाशाही नहीं चलती। सभी धर्मों का सम्मान करो। धर्म की बात करनी है तो मठों में जाकर करो, मंदिर में जाकर करो, मस्जिद में जाकर करो, वहां ना करो जहां देश चल रहा। और वहां कैसे कर लेंगे आप, जब वहां जो हमारा शासक ही है वो ही बैठ गया हिंदुत्व का धारण करके। अरे भाई मठ में जाकर करना बात, अब ये नहीं चलने वाला है।
हम मिश्रित परंपराएं हैं, मिश्रित आबादी है, तो ये बात सबकी करनी होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। सबकी बात करो। लेकिन एक सवाल आपको, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि जैसा आपने कहा कि इस गद्दार कौन था ये पता चले, देश के बलिदानी कौन था, देश के लड़ने वाला ये पता चले, आखिर ये पता कौन करेगा, इतिहास को कौन खंगालेगा? इतिहास पे चर्चाएं हो रही है, जिससे मर्जी उंगली उठा के बोला जाता है कि ये गद्दार था, हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, हमारा साथ साथ इतना राग, ऐसे ऐसे तमाम चीजें रहती है इतिहास को लेकर। आखिर ये तय कौन करेगा कि कौन? आप तय करेंगे। चौथा स्तंभ है, 3 स्तंभ बेकार हो चुके। सियासत कुछ भी बोले, खत्म हो गए, कार्यपालिका कुछ भी बोले, न्यायपालिका कुछ भी बोले, सब पूरी जिम्मेदारी मीडिया की। हाँ, जिसे सारी दुनिया, तो सदन की गरिमा कुछ नहीं है, सारी लोकतंत्र की गरिमा कुछ नहीं है, वोट की गरिमा कुछ नहीं है, चुनाव की गरिमा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ विधायकों की, मंत्री को सुनने वाला और फिर आप उंगली उठाएंगे मीडिया पे। मीडिया पे इसलिए उठा है कि आप वो चीज है, पूरी दुनिया आपको सुनती है, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, पूरी दुनिया। और जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ इसे भी कहीं ना कहीं देखेंगे लोग, और जो देखेंगे कुछ बुराई भी करेंगे, कुछ भलाई भी करेंगे, कुछ अच्छाई भी करेंगे, लेकिन सुनाई करेंगे। ये बात सबके सामने आनी चाहिए। आज स्थिति बहुत गलत हो चुकी है भाई जी। मैं तो बहुत दुखी हूँ। हालांकि हमारी जो पार्टी है, पथिक जनशक्ति पार्टी, अभी शुरुआत है हमारी तो, लेकिन हम उस सोच को, उस नीति को अलग हटकर बात कर रहे हैं। हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र में बात कर रहे हैं। राष्ट्र धर्म को अपनाओ। राष्ट्र धर्म है सबसे बड़ा। कट्टरता करनी है तो राष्ट्र के लिए करो, ना कि सनातन के लिए, इस्लाम के लिए। वो चीज़ अलग होगी, वो एक पद्धति है पूजा की करने की। सब करो, जो चाहे जिसकी करो। और देश में अगर कोई कट्टरता अपने धर्म को लेकर करता है, अगर देश को कट्टरता धर्म को लेकर करता है, उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। मेरा तो कहना यह है, देश तभी चलेगा, वो राष्ट्रवाद से चलेगा, राष्ट्र धर्म से चलेगा। राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई बात करेगा, जो तानाशाही की बात करेगा, तो देश बर्बाद हो जाएगा। पहले 900 साल गुलाम रहा और फिर हमारी गुलाम की तरफ को हम घूम रहे, गृह युद्ध की तरफ को हम जा रहे हैं। तो हम तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आप लोगों को भी आज मैंने इसीलिए कहा है कि आप पे पूरा देश आप पे है। जो आप बड़े बड़े चैनल हैं जो बैठ कर बात करते हैं, देश उनकी तरफ को देख रहा है। बात करो, राष्ट्र की बात करो, और विकास की बात करो, ताकत की बात करो। आज अब तक कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन बिगाड़ने की तरफ को देश चल रहा है। आज भी ऐसे समाज हैं जो शोषित और वंचित है, वो बेचारे गुलामों के जीवन जी रहे। कौन देखेगा उनकी तरफ को? कब को देखेंगे? ये लड़ाई हमें लड़नी है। इसमें हमें कोई गलत कहे, सही कहे, कोई मेरे खिलाफ भी कोई आवाज उठावे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्र धर्म को लेकर चलना पड़ेगा। धर्म अपना मंदिरों में मनाओ, धर्म को मस्जिदों में मनाओ, मठों में मनाओ, गुरुद्वारों में मनाओ, लेकिन डिबेट पर बैठकर धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। जो डिबेट पर बैठकर बात करता है उनकी जीभ काट लेनी चाहिए, मेरा कहना यह है। तो थे हमारे साथ मुझे पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ओझा जी कह रहे हैं कि डिबेट पे आके कोई कट्टरता की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, जीभ काट लेनी चाहिए, ऐसा इनका मत है, ऐसा इनका कहना है। साथ में कह रहे हैं कि इतिहास कंगालना होगा, कौन बलिदानी था और कौन गद्दार था, इसको भी जानना होगा। और देश को प्रगति के रास्ते पे लाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर बात करनी होगी, जिससे पहले जैसे स्थिति ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी है दोबारा से, हम इस तरह से लोग हमें वजूद में समझें और लोग हमसे भय खाएं, उसके लिए हमें एकजुटता के साथ कार्य करना होगा। साथ में हिंदू मुस्लिम को छोड़कर कट्टरता अगर लानी है तो राष्ट्र की कट्टरता अपनानी होगी। ऐसे इनके विचार है, ऐसा इनका कहना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।